सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा कि अभी हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया। तो आंसर होगा इसका बांग्लादेश ने। यहां हम बात कर रहे हैं अंडर 19 एशिया कप 2024 की, जो हुआ कहां पे, यूनाइटेड अरब अमीरात में। इस बार ये इसका 11वां संस्करण था, 11वां एडिशन था, जिसको बांग्लादेश ने जीत लिया। बांग्लादेश ने दूसरी बार ये जीता है। यहां पे इस बार बांग्लादेश ने किसको हराया? भारत को हराया। आपको बता दूं इसका जो पहला एडिशन हुआ था वो 1989 में हुआ था, वो बांग्लादेश में हुआ था, उसको भारत ने जीता था, तब श्रीलंका को हराया था भारत ने। और इस बार ये फाइनली 11वां संस्करण हुआ, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ, बांग्लादेश ने जीता और भारत को हराया। ये आपको ध्यान रखना है। अब स्पोर्ट्स से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं, बिल्कुल लेटेस्ट वाले। जैसे कि देखो, अभी एक आध दिन पहले ही हमने पढ़ा, अभी 5वां एशियन हॉकी जूनियर कप का जो आयोजन हुआ था मस्कट में, ओमान की कैपिटल मस्कट में, उसको भारत ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था। और याद रखना 2025 में जो मेंस एशिया कप होगा उसे भारत होस्ट करेगा, T20 फॉर्मेट में होगा ये। अभी नवा वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप 2024 जो श्रीलंका में हुआ था। अच्छा, मैं दो प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछता हूं। अभी जो मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था, नवा संस्करण था, आप बताओ उसे किसने जीता था और कौन हारा था? देखो, हारा था उपविजेता रनर अप तो मैं आपको बता देता हूं, साउथ अफ्रीका था। मेंस वाले में भी और वुमेन्स वाले में भी। वुमेन्स वाला भी यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, पहले बांग्लादेश में होना था जो आपको पता है। उसमें भी उपविजेता रनर अप साउथ अफ्रीका रहा था। दोनों में विजेता टीम आपको बतानी है, मेंस और वुमेन्स वाले T20 वर्ल्ड कप जो अभी हुआ। ये आपके लिए आपका होमवर्क प्रश्न है। बाकी आगे देखो, सैयद मोदी अभी जो टूर्नामेंट हुआ था लखनऊ में हुआ, लखनऊ में ही होता है ये। इसमें जो पुरुषों का टूर्नामेंट उसको लक्ष्य सेन ने जीता और महिलाओं का PV सिंधु ने जीता, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2025 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे और पैरा गेम्स होंगे, ये दोनों बिहार में होंगे, याद रखना। अभी बिली जीन किंग कप जिसको पहले फेड कप कहते थे, ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। इसको इटली ने जीत लिया है, स्लोवाकिया को हराया। और इसी तरह से पुरुषों का जो टेनिस टूर्नामेंट होता है उसको डेविस कप कहते हैं, अभी इसको इटली ने ही जीत लिया। यहां पे इटली ने नीदरलैंड को हराया। तो ये कुछ लेटेस्ट बिल्कुल करंट अफेयर्स के अभी स्पोर्ट्स वाले हमने रिवाइज करे प्रश्न, तो इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वेगा सी रॉकेट से कोपरनिकस सेंटिनल 1C उपग्रह को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कोपरनिकस सेंटिनल 1C सैटेलाइट को लॉन्च किया है। किस रॉकेट से किया? तो वेगा सी रॉकेट से। और कहां से लॉन्च किया? तो कोरू, फ्रेंच गुयाना से। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, यानी कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। मतलब ये पृथ्वी की इमेजेस लेगा, जिससे पर्यावरण प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया और जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च करने में वैज्ञानिकों को मदद मिलेगी। अच्छा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से आपको याद आएगा कि अभी इसरो ने यानी कि भारत ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया था, याद है, हमने पढ़ा था। अच्छा, पूछे किस रॉकेट से? तो ये रॉकेट का नाम भी ध्यान रखना, PSLV C-59 रॉकेट से इसको लॉन्च किया था। कौन सा मिशन है? प्रोबा 3। किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। किसने लॉन्च किया? इसरो ने। और किस रॉकेट से? ऐसे याद रखना। आज यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में आपको बताता हूं। देखो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना होती है 1975 में। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और डायरेक्टर जनरल है जोसेफ एशबेकर। उसके अलावा आपको याद होगा बृहस्पति यानी कि जुपिटर के जो चंद्रमा है, गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा, इन पर जीवन की खोज के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन लॉन्च किया था। जूस का मतलब हो गया जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सौरमंडल के पिंडों यानी कि सोलर सिस्टम बॉडीज का निरीक्षण करने के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप भी लॉन्च किया था। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गेया स्पेस टेलीस्कोप ने शिव और शक्ति नाम से 2 प्राचीन तारों की धाराओं की भी खोज की थी। उसके अलावा एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए, क्षुद्र ग्रह मतलब होता है एस्टेरॉइड, तो उसकी स्टडी करने के लिए रामसेस मिशन शुरू करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, तो जाक्सा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है बेपी कोलंबो, और इस मिशन ने बुध ग्रह यानी कि मरकरी के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली थी, इस कारण से ये चर्चा में था।
उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी मूनलाइट प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, जिसमें क्या होगा, ये चांद के आसपास 5 सैटेलाइट छोड़ेगा। तो ये सब यूरोपियन स्पेस एजेंसी से आपने प्रश्न पढ़े थे करंट अफेयर्स में, मैंने आपको एक साथ यहाँ पे रिवाइज करवा दिए, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ये क्या है? तो ये एक ड्रोन है। तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर ये एक ड्रोन है, ड्रोन जिसे आप अनमेन्ड एयर व्हीकल कहते हो। तो ये इस तरह का दूसरा ड्रोन है जिसे अभी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण अडानी डिफेंस हैदराबाद ने किया। इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, जब पहला वाला शामिल किया गया था, अभी दूसरा शामिल किया गया, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। कुछ इसकी खासियतों की बात करें इस ड्रोन की, तो ये 36 घंटों तक लगातार उड़ान भर सकता है। ये 450 किलोग्राम वजन तक उठा सकता है, इतना ये सक्षम है, मतलब इतनी कैपेसिटी है। किसी भी मौसम में 24 घंटे 7 दिन ये काम कर सकता है। और ये काम क्या करेगा, अभी शामिल किया गया ना इसे, तो ये समुद्र की निगरानी करने के काम आएगा। तो क्या है दृष्टि 10 स्टार लाइनर? ये एक ड्रोन है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। किसने बनाया? अडानी डिफेंस हैदराबाद ने, ये ध्यान रखना। अच्छा, कुछ और ड्रोन्स जो हमारे न्यूज में रहे थे करंट अफेयर्स में, एक साथ मैं आपको यहाँ पे फिर से रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि याद रखना, किस आईआईटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया था? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। और गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन लॉन्च किया जिसका नाम त्रिशूल है। आईआईटी जम्मू ने साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया। उसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन बनाया है अडानी डिफेंस ने। ये पढ़ा ना हमने, मैंने कहा ना पहले हम पढ़ चुके हैं, और अभी ये दूसरा भी इन्होंने बना दिया और नौसेना को सौंप दिया। बाकी भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन हुआ था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। भारत ने विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया, इसका नाम इंद्रजाल है। इसको बनाया किसने? ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी ने। उसके अलावा भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये किस शहर में लॉन्च की गई? चेन्नई। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले किस यात्री ड्रोन का अनावरण किया था? उसका नाम वरुण है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना था उत्तराखंड। किस देश ने ड्रोन के आयात इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया? तो भारत ने। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश इजराइल बना था। देश का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया ग्वालियर मध्य प्रदेश में। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई केरल में। उसके अलावा ये भारत MQ-9B आर्म्ड ड्रोन ये हम खरीद रहे हैं किससे? अमेरिका से। और नागास्त्र 1 क्या है? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, आत्मघाती ड्रोन है। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अभी हिम ड्रोन ए थोन 2 नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया था लद्दाख में। और आग उगलने वाला हथियार जिसका नाम है ड्रैगन ड्रोन, ये किसने तैयार किया? कौन यूज कर रहा है इसे? तो यूक्रेन, रशिया के खिलाफ। तो ये सारे ड्रोन अभी न्यूज में थे, इनको ध्यान में रखना, हमने यहाँ पे एक साथ रिवाइज कर लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट्स अगर कोई हमसे जुड़ रहे हैं तो उनको एक बार बताना चाहूंगा कि ये जो भी प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ये सब आपको पीडीएफ में मिलता है। आपकी जो डिटेल्ड पीडीएफ होती है वो पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। कहाँ मिलेगी? वैसे अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मिलती है, अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे भी मिलती है, और दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन एक्स्ट्रा जो आपके रिवीजन के लिए मैं क्विज तैयार करता हूँ, वो क्विज आपको क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही मिलेगी। तो एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से भी, गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो और इनका फायदा उठा सकते हो। अच्छा, बाकी आज आपका वीकली करंट अफेयर्स वाला वीडियो आएगा, अभी मॉर्निंग में ही 6:30-7 बजे आ जाएगा। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसमें जो मंथली और वीकली की जो पीडीएफ है और जो क्विज है उसके बारे में मैंने बात की है, वो कहाँ मिलेगी, और थोड़ा सा हमने चर्चा भी की उसके बारे में। कुछ ऑप्शंस आपको दिए हैं, कुछ सवाल आपसे किए हैं कि किस तरह से होना चाहिए, क्या है। तो वो वीडियो आप देखिएगा और उसमें अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि उसे और बेहतर बनाया जा सके। वीकली का वीडियो अभी आपको मिल जाएगा, अपने वीडियो सेक्शन में जाओगे वहीं पर। और सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना, इतना सा सपोर्ट मुझे आपसे चाहिए। बाकी चलो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है भाई। ये हर साल 4 दिसंबर को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो पृथ्वी के लुप्त प्राय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है।
अच्छा, वैसे 4 दिसंबर को याद रखना अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, इंटरनेशनल चीता डे भी मनाते हैं। और वैसे 4 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाया जाता है। और 4 दिवस को हम पढ़ चुके हैं। हमारा नौसेना दिवस भी होता है। इस बार हमने नौसेना दिवस कहाँ मनाया? उड़ीसा के पुरी में। तो ये 4 दिवस मैंने आपको बताया। 4 दिसंबर को 4 दिवस हमने देखे, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट रहेंगे ज्यादा। ये नौसेना दिवस तो वैसे आप सबको याद होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस याद रखना, और ये विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस याद रखना। बैंकिंग दिवस भी वैसे मैंने बता ही दिया आपको। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। चलो, वन्यजीव आया ना, तो एक प्रश्न माइंड में आ रहा है कि वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023, जिसे आप अंग्रेजी में बोलोगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023, किसे दिया गया था? ये मैंने आपको बहुत बार रिवाइज करवाया था। अब देखते हैं किस किस को ये याद है। हिंट मैं आपको दे देता हूं, वो महिला कश्मीर से थी। अब आप बताओ उनका नाम क्या है। और हिंट दूं क्या? उनका नाम हमारी जो एक फिल्म एक्ट्रेस है, उन्हीं के नाम पर उनका नाम है। बहुत सारी हिंट दे दी अब मैंने, आप बताइए उत्तर। बाकी एक बार रिवाइज कर लेते हैं दिसंबर के कौन कौन से दिवस हमने अभी तक मनाए। तो 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर, आज मैंने आपको ये 4 दिवस बता दिए, वो ध्यान में रखना, मैं इसमें अपडेट कर दूंगा। बाकी 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस होता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी होता है। उसके अलावा भी 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी कि आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे भी होता है। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी होता है। और कल ही एक दिवस मैंने आपको बताया था कि इस बार पहली बार हम मनाएंगे विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। वो कब मनाएंगे? इस बार 21 दिसंबर को मनाएंगे। वो अब जब भी डे का प्रश्न आएगा मैं आपको बार बार याद करवाता रहूंगा। जब 21 दिसंबर आएगा तब तक आपको वो रट चुका होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। मतलब बिना किसी जमीनी संपर्क के, या यूं कहूं बिना किसी जमीनी सहायता के, मतलब जमीन पर बैठ करके आप उसको ऑपरेट नहीं कर रहे हो, आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, आपके बिना भी वो अपने आप रुक सकता है, मुड़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। स्वचालित है, नाम से समझ में आ रहा है, स्वचालित है, सेल्फ ऑपरेटेड है। तो अभी चाइना ने इस तरह के 2 सैटेलाइट लॉन्च किए, उनके नाम है गाओजिंग 203 और गाओजिंग 204। और किस लॉन्चिंग व्हीकल से इसे लॉन्च किया? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि अभी चाइना ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन भी शुरू किया है, और उसका नाम क्या है? झोंगशान उसका नाम है, झोंगशान। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा, या आपसे पूछता हूं मैं चलो, कि अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के 3 स्टेशनों के नाम बताइए। तो क्या आप बता पाओगे? तो उत्तर होगा दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये ध्यान रखना। अच्छा, स्वचालित से मुझे याद आता है एक प्रश्न कि दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन ये किसने लॉन्च की थी? तो याद रखना जर्मनी ने। और अभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स को सड़कों पर अलाउ करने वाला, परमिशन देने वाला पहला देश बन गया दुनिया का, कौन सा? यूके। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। वैसे बात चाइना की है, तो अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने चाइना के बारे में आपको रिवीजन करवाया था। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से ले चलता हूं आपको चाइना। तो चलिए, चांदनी चौक टू चाइना। ये रहा मैप में चाइना। देखो, कैपिटल होती है इसकी बीजिंग, और यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय मिल जाएगा। करेंसी रेनमिन भी होती है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। उसके अलावा अभी हमने देखा कि जो 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हुई थी चीन के हुलुनबुई में, उसको किसने जीता था? भारत ने जीता था, चाइना को हराया था। और अभी दुनिया का पहला मिथेन संचालित रॉकेट भी लॉन्च किया चाइना ने, जिसका नाम जुके 2 है। और चाइना ये 2025 में जो गोबी डेजर्ट है वहां पे दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन शुरू करेगा। अभी दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन ये बनाई थी चाइना ने। एक सुपर साइक्लोन आया था यागी, चाइना और वियतनाम को प्रभावित किया था। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, भारत और चाइना की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? जैसे भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं ना, उसी तरह से भारत और चीन के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने पर किसने प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा असम ने। तो असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, अभी इन्होंने राज्य के सभी होटलों और सार्वजनिक स्थानों पब्लिक प्लेसेस पर गोमांस परोसने और खाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। उद्देश्य क्या है ऐसा करने का? सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थानों पर गोमांस की खपत को और अधिक सख्ती से नियंत्रित करना। अच्छा, इसी तरह का एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। अभी कुछ समय पहले हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था ये प्रश्न, तो उत्तर देना कि दुनिया का पहला शाकाहारी शहर कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा पालिटाना। ये आपको मिलेगा शहर कहां पे? गुजरात में। वैसे बात तो यहाँ पे असम की है, तो ले चलता हूं आपको असम। तो ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राजकीय पशु एक सींग वाला गेंडा है। पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक। वृक्ष है होलोंग। पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड और फल है काजी नींबू। यहाँ के लोक नृत्यों की बात करें तो बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया। क्लासिकल डांस यहाँ का सत्रिया है। त्योहार की बात करेंगे तो बिहू महोत्सव हो गया, वांचुआ महोत्सव हो गया, बेखो महोत्सव हो गया। उसके अलावा असम का 7वां नेशनल पार्क ये कौन सा है? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। ये दुनिया का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क भी है। 6वां इससे पहले बना था रायमोना नेशनल पार्क। बाकी के 5 हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखुआ नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। अच्छा, भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पे खोजा गया? डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा पुल ये भूपेन हजारिका है, जिसे आप डोलो सादिया पुल भी बोलते हो। इसे आप करेक्ट करो, भारत का सबसे लंबा नदी पुल बोलो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे अटल सेतु से। वो समुद्र पे बना हुआ पुल है, ये नदी पुल की हम बात कर रहे हैं। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जो कि लोहित नदी पर है। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको असम से रिवाइज कराऊं तो भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन ये फिश वाले है, असम ने लॉन्च किया था। अभी असम के गुवाहाटी में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा भी लगाया गया। अमृत वृक्ष आंदोलन एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हुआ। मोइदम ये इंपॉर्टेंट है, भारत का अभी 43rd नंबर का यूनेस्को विश्व विरासत स्थल बना था। और असम में ही दुनिया का पहला, अच्छा ये हमने ऊपर पढ़ लिया, वही वाला पॉइंट है। पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन यहाँ पे किया गया था। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला पहला राज्य है ये। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने असम के ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन पर एक बुक लॉन्च की थी, जिसको लिखा था अरूप कुमार दत्ता ने। और असम के जोरहाट में पीएम मोदी ने लचित बोरफुकन की स्टैचू लॉन्च की थी, उद्घाटन किया था, जिसकी हाइट 125 फुट। और मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना भी यहाँ लॉन्च हुई। डूरंड कप 2024 का 133वां संस्करण किसने? गुवाहाटी का जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है उसने मोहन बागान को हराया। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी है वो भारत में 2 जगह सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी, एक तो धोलेरा गुजरात में और दूसरा है असम के मोरीगांव में। और अभी कटी बिहू महोत्सव हमने पढ़ी लिया, यहाँ मनाया जाता है, बड़ा फेमस है। उसके अलावा भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र ये किसे घोषित किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क को। ये दूसरा है, तो पहला कहाँ मिलेगा आपको? नामदफा नेशनल पार्क में, जो अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी अभी स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार देने के लिए यहाँ पे मिशन वसुंधरा 3.0 शुरू किया गया। विभव तालुकदार ये असम से हैं। अभी IUCN का हैरी मसेल पुरस्कार इनको मिला था। तो असम से भी ये कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर बताइए, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने चीन के रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर किए, मतलब उसमें शामिल हो गया? तो ये है नेपाल। तो अभी नेपाल ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। क्या है ये चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? तो जो चाइना है ये भूमि और समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया और अफ्रीका और यूरोप से जुड़ना चाहता है, ताकि वहां तक ये अपना सामान, जिसे आप चीन का माल कहते हो, चाइना का माल, ये वहां तक सप्लाई कर सके। और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसे आप न्यू सिल्क रोड भी कह सकते हो। और आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा भी था कि भारत ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसका ये जो रोड है ना, ये पाकिस्तान के कब्जे वाली जो एक्चुअल में भारत का क्षेत्र है वहां से होकर निकल रहा है, इसीलिए। और भारत के बाद ब्राजील ने भी इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। और हमने पढ़ा था कि भारत के बाद दूसरा ब्रिक्स कंट्री बन गया है ब्राजील ऐसा करने वाला। पर अभी नेपाल इसमें शामिल हो गया है। नेवला नेपाल, जो कि बिन पेंदे का लोटा है, ये दोनों तरफ से फायदा लेता है। कभी भारत की तरफ आ जाता है, की तरफ जाता है, कि उधर से भी फायदा उठाता है, इधर से भी फायदा उठाता है।
अब ये हरकत तो नेपाल ने की है, चलो नेपाल ही ले चलता हूं फिर मैं आपको। ये रहा मैप में नेपाल। देखो यहाँ की कैपिटल काठमांडू है, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। ये भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है, आप देख सकते हो मैप में दिखा रहा हूं मैं आपको। ये उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया और यहाँ पश्चिम बंगाल है ये, और ये सिक्किम हो गया। कुछ करंट अफेयर्स में आपको रिवाइज कराऊं नेपाल से, तो आप देखोगे कि 2025 को इसने विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया था। नेपाल ने अभी पोखरा को अपना टूरिज्म कैपिटल बनाया। माता तीर्थ औंसी उत्सव यहाँ मनाया गया। बिस्किट यात्रा महोत्सव नेपाल में मनाया गया। रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया नेपाल ने। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना था ये। और भारत ये जो नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करेगा, भारत नेपाल से 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। और इसी तरह का एक प्रश्न ये देखो यहाँ पे नीचे है कि नेपाल ने भारत के माध्यम से, भारत से होकर के ये बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली बेच रहा है, पढ़ा भी था। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेपाल के धुलीखेल को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और ये दुनिया का या एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया था। UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश नेपाल ही है, क्योंकि ये सिस्टम तो हमारा है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां ये फुल मेंबर बना था, ये हमने पढ़ लिया। और नीमा रेंजी शेरपा दुनिया की 8,000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी थी। 18 साल उम्र है, नेपाली है ये। उसके अलावा अभी नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2024 वैसे तो टोटल 5 लोगों को दिया गया था, लेकिन उसमें से एक नेपाल की भी है, तो उनका नाम याद रखना, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश की हैं ये, तो हमारे ज्यादा करीब है एक्चुअली। दीप्ति गुरंग इनका नाम है। और ये कौन देता है ये पुरस्कार? तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। अभी यहाँ पे बड़ा दशहरा उत्सव भी मनाया गया था। तो ये सारी बातें नेपाल से मैंने आपको रिवाइज करवाई है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में हमारे जो ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने कहां पर ऊर्जा वीर योजना शुरू की है? तो आंसर होगा विजयवाड़ा। तो मनोहर लाल खट्टर जो कि वर्तमान में हमारे केंद्रीय ऊर्जा और आवास व शहरी मामलों के मंत्री हैं, अभी उन्होंने ही आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वहां के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके साथ ऊर्जावान योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा पहल को बढ़ावा देना। इसमें ऊर्जा संरक्षण को जीवन का तरीका बनाने के लिए समर्पित व्यक्तियों का एक नेटवर्क बनाया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, ऊर्जा वीर योजना है, विजयवाड़ा से इसको शुरू किया गया। और विजयवाड़ा से ही याद दिला दूं आपको, इसी साल के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था BR अम्बेडकर जी की दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू यहाँ पे स्थापित की गई थी विजयवाड़ा में ही, जिसकी टोटल मूर्ति की ऊंचाई है 206 फुट। इसका नेम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। और अभी मनोहर लाल खट्टर जी ने ही जब ये मंत्री बने, उसके बाद इन्होंने 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए थे। प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स, जल विद्युत, DPR। देश के पावर सेक्टर के एफिशिएंसी को बढ़ाना इनको उद्देश्य है। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 6 दिसंबर को मनाए गए महापरिनिर्वाण दिवस का संबंध किससे है? तो आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखो BR अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और इनका निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 1956 में। और 6 दिसंबर को इसीलिए हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने इनके अंत समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और आप जानते हो बौद्ध धर्म में जिस दिन निधन होता है उसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में माना जाता है या उसे कहते हैं। अच्छा, BR अम्बेडकर जी से ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा दूं, जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि आप जानते हो सबसे पहला प्रश्न तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इन्हें कहा जाता है। और बहुत सारी वैसे पत्रिकाएं इन्होंने लिखी थी, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा ही हैं, जैसे कि मूक नायक, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। मूक नायक हो गया, बहिष्कृत भारत हो गया, ये इनकी ही है। आपको याद होगा मलाड सत्याग्रह 1927 में हुआ था, इन्हीं के नेतृत्व में इन्होंने लीड किया था। पूना पैक्ट पे कई बार प्रश्न आ चुका है, जो 1932 में हुआ था 1932 में, महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में। कहाँ पे? पुणे जेल में। और आर्टिकल 32 को इन्होंने ही संविधान की आत्मा कहा था। और प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब मिला था? 1990 में।
और भारत के ये पहले कानून मंत्री थे। और जो पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। और इनकी एक स्टैचू है, स्टैचू ऑफ नॉलेज उसको कहते हैं, लातूर महाराष्ट्र में ये आपको मिलेगी। और एक स्टैचू अभी पीछे वाले प्रश्न में मैंने आपको बताई भी थी, विजयवाड़ा, भारत में, या यूं कहूँ कि दुनिया में बी आर अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची स्टैचू, वो हम पढ़ चुके हैं। एक और इस तरह का प्रश्न बनेगा कि भारत के बाहर बी आर अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची स्टैचू, ये मैरीलैंड में आपको मिलेगी, अमेरिका में, 19 फुट ऊंची है ये, इसको कहते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो इनसे संबंधित ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको एक साथ रिवाइज कराए। अक्सर इसमें से कई बार प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी केंद्रीय मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने, या यूं कहूं केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अभी नैनो बबल टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया। कहां से लॉन्च किया या कहां पे लॉन्च किया? तो आंसर होगा दिल्ली। हमारे केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, और अभी इन्होंने ही दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में नैनो बबल टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? वाटर प्यूरिफिकेशन करना, मतलब वाटर को साफ करना, ताकि वहां के जो जीव जंतु हैं वो शुद्ध पानी पी सकें, यही इसका उद्देश्य है। वैसे ये पर्यावरण राज्य मंत्री हैं, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? वो आप सभी जानते हो, भूपेंद्र यादव है। तो ध्यान रखना। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं फिर। और अभी जो वीकली वीडियो आपका आना वाला है, अगर वीडियो को आप 7 बजे के बाद देख रहे हैं तो वीडियो आ चुका है, तो वीडियो होम सेक्शन में जाकर के या वीडियो सेक्शन में जाकर के देख लीजिए, ताकि वीकली वाला पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा। और वहां पे पीडीएफ की जो मैंने कुछ सजेशन आपसे मांगे वो भी मुझे मिल सकेंगे। कैसे अपलोड होगी, कहाँ अपलोड होगी, ये सब आपको पता चल जाएगा वीकली और मंथली के लिए। बाकी सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके वीडियो को और मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर इन वीडियोस से आपको हेल्प मिलती है तो मेरी हेल्प जरूर कीजिएगा। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया जाएगा? 21 दिसंबर को। फिर पूछा भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक ये कहां पर तैयार हुआ? आईआईटी मद्रास। फिर पूछा गूगल ने किस शहर में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? हैदराबाद। और कौन सा देश नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? भारत। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? बहरीन में। और अभी 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को थीम देश चुना गया? तो फ्रांस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया 7 दिसंबर। और एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 किस देश ने जीता? भारत। केंद्र सरकार ने कितने किलोमीटर क्षेत्र में एक डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा? 3 किलोमीटर। और आखिरी प्रश्न था कि अमेरिका किस राज्य ने अभी 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया? तो नेब्रास्का। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था किस राज्य की चांदी तारकशी को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा इसका उड़ीसा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।